जय हिंद साथियों। देखिए, आज की जो टॉपिक है वो गुप्त साम्राज्य का ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, चलिए इससे आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने कहाँ तक देखा था? मैंने कल देखा था चंद्रगुप्त फर्स्ट तक। ठीक है, आज उनके पुत्र के बारे में समझेंगे। पुत्र जो उनके पुत्र थे वो समुद्रगुप्त थे, फर्स्ट नहीं। ये गुप्त साम्राज्य में इनका अकेले ही हुए हैं जिनका नाम सिर्फ अपना रखा गया है समुद्रगुप्त, वरना फर्स्ट सेकंड थर्ड तक भी ऐसे नाम चले हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में रही। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इनकी हम उपाधियों के बारे में देखते हैं, इनकी उपाधियों के बारे में। ठीक है, देखिए इनकी उपाधि रही है, सब पहली थी पराक्रमांक, देखिए, और दूसरी थी अश्वमेघ। देखिए, पराक्रमांक उपाधि अब देखना आपने अगर परीक्षाएं दी होंगी तो आपको पता होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई उपाधि है गुप्त साम्राज्य में तो वो पराक्रमांक उपाधि है। क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने, गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने पराक्रमांक उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन है, आंसर है समुद्रगुप्त। ठीक है, अब देखते हैं इनकी हम महान। देखिए, यह समुद्रगुप्त पूरे गुप्त साम्राज्य में सबसे महान शासक क्यों हुए? देखिए, इनकी महान होने का कारण है क्योंकि इन्होंने का जो साम्राज्य विस्तार इन्होंने भारत वर्ष में उत्तर में जहाँ ये पर्वत श्रृंखला है, हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक, लगभग दक्षिण में नर्मदा नदी तक इन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को विस्तार किया था। और इधर पश्चिम बंगाल से लेकर और इधर गुजरात तक का सबसे एक बड़ा एरिया पर इनका शासन था। ठीक है, अब देखते हैं इनकी हम आर्थर स्मिथ। देखिए, एक जो इतिहासकार है आर्थर स्मिथ ने कहा है अपनी पुस्तक में, इनकी एक पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन्होंने कहा है कि अगर भारत के नेपोलियन, अगर कोई व्यक्ति महान क्यों बनता है अपनी नीतियों से। इन्होंने इनकी नीतियों के बारे में जिक्र किया है समुद्रगुप्त के बारे में आर्थर स्मिथ ने, और इनको भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। ठीक है, अब देखते हैं नेपोलियन कौन था। देखिए, नेपोलियन फ्रांस का एक शासक था, उन्हीं के नाम पर भारत में अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो क्वेश्चन आंसर होगा हमारा समुद्रगुप्त। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए, समुद्रगुप्त ये पुत्र तो आपको पता है चंद्रगुप्त से फर्स्ट के पुत्र थी। अब देखिए इनकी नीतियों में देखते हैं। देखिए, इनकी नीतियां दो लोगों के हम देखिए, पहले आपको नाम है अशोक। अब देखिए, अशोक की जो नीति थी और इनकी नीति में क्या अंतर है? देखिए, अशोक की नीति थी कि हिंसा और सत्य, मतलब हिंसा हमें ज्यादा नहीं करनी है, अपने सत्य पर हमें टिके रहना है, और मतलब जहां तक हो सके कि आक्रमण ना किया जाए, जहां तक हो सके हमें आक्रमण नहीं करना है। ठीक है, लेकिन वहीं समुद्रगुप्त की जो नीतियां थी कि सबसे पहले तो हमें आक्रमण ही करना है, जो व्यक्ति सामने आए सबसे पहले हमें आक्रमण करना है, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति अगर अपनी मतलब मेरी अधीनता स्वीकार करता है तो ठीक है, वरना मोक्ष की प्राप्ति से करवाओ। ठीक है, जो साम्राज्य विस्तार की ये नीति थी इनकी कि सबसे, लेकिन अशोक ऐसे नहीं थे। अशोक ने कहा है कि सबसे पहले हमें आक्रमण बिल्कुल नहीं करना है, उसको हमें समझाना है, अगर उसे समझ में आता है तब ठीक बात है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी साम्राज्य विस्तार की। देखिए, अब मैंने आपको बताया साम्राज्य विस्तार में इनकी उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला, हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, और नीचे नर्मदा नदी तक इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार किया था। और इधर बंगाल का जो क्षेत्र, बंगाल से लेकर इधर गुजरात तक एक बहुत बड़े साम्राज्य, मतलब इन्होंने बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा किया था या साम्राज्य को विस्तार किया था। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, इनकी एक प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है जिसकी 19वीं और 20वीं पंक्ति में इनको महान शासक, ठीक है, इनको महान शासक बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख में इनको महान शासक बताया गया, और कौन सी पंक्ति में? 19वीं और 20वीं पंक्ति में इनको महान शासक बताया गया है। ठीक है, ये याद रखना कि कौन सी को, देखो अगर पेपर वाले सही क्वेश्चन पूछता है और अंदर पूछता है तो यही पूछेगा कि किस अभिलेख में और उस अभिलेख की किस पंक्ति में समुद्रगुप्त के बारे में जिक्र है, तो क्वेश्चन आंसर होगा प्रयाग प्रशस्ति लेख। ठीक है, 19वीं और 20वीं पंक्ति में। ठीक है, अब देखते हैं
इनको हम दक्षिणापथ भी कहते हैं। दक्षिणापथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने कुल 12 शासकों को हराया था। दक्षिण के 12 शासकों को इन्होंने हराया था। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे अंतिम में किसको हराया था। देखिए सबसे अंतिम में इन्होंने जिन्हें हराया था वो कांची के पल्लव थे। कांची के पल्लव थे, यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ पर लिखे, यहाँ लिख दो, कांची के पल्लव। कांची के पल्लव, पल्लव को इन्होंने 12वीं बार, मतलब 12वीं और अपने अंतिम युद्ध इन्होंने इन्हीं के साथ किया था। इन पर भी इन्होंने विजय हासिल की थी। ठीक है, अब देखते हैं इनकी नीतियां। देखिए अब इनकी प्रमुख नीतियां कौन कौन सी थी। सबसे पहले क्या था, ग्रहण। देखिए इनके सबसे पहले है ग्रहण। किसी भी शासक पर सबसे पहले उस पर ग्रहण करो, उसको ग्रहण करो, मतलब उस पर आक्रमण करो और उसके साम्राज्य को ग्रहण करो। ठीक है, इनकी पहली नीति, हमेशा इनकी पहली नीति, मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां अशोक की नीति थी कि सबसे आक्रमण नहीं करना है, किसी को हमें समझाना है, और अगर जब बात मतलब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तब हम आक्रमण करते हैं। आपने अशोक के बारे में एक आपने मूवी देखी होगी, सम्राट अशोक। उस मूवी में आपने आखिरी में जब देखा होगा, जब नरसंहार हुआ था, मतलब कौन से 261 में जो नरसंहार किया था अशोक ने, और वो शायद वो कौन, कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर जो अशोक ने आक्रमण किया था, बहुत बड़ा नरसंहार। इतिहास में सबसे अगर ज्यादा कोई इतिहास युद्ध पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि अशोक ने किस आक्रमण में सबसे ज्यादा नरसंहार किया था। तो ऑप्शन है 361 में कलिंग का आक्रमण। ठीक है, उसी प्रकार इनका रहा है कि देखिए इन्होंने पहले कहा है कि सबसे पहले हमें ग्रहण, मतलब उस पर आक्रमण करना है। अगर आक्रमण होने के बाद जो मतलब डिसीजन होता है, या हम हारते हैं पहली बार, अगर हारते हैं तो फिर कुछ अलग मुद्दा होगा, अगर जीतते हैं तो फिर उसे मोक्ष की प्राप्ति कराओ। मोक्ष की मतलब उसे मार दो, हार गया तो उसे मारो। ठीक है, अगर अनुग्रह, अब देखिए अनुग्रह मान के चलिए कि हम जब वो जो शासक था उसे मार दो, और उसी के साम्राज्य में से कोई उसके छोटे से साम्राज्य या कोई छोटे से व्यक्ति को उठा के उसका शासन के लिए उसे बिठा दो। ठीक है, उसी व्यक्ति को बिठा दो, तो उसे कहते हैं अनुग्रह। मतलब वो आप मेरे इशारे पर वो शासन का मतलब शासन चलेगा, उस साम्राज्य का शासन चलेगा मेरे इशारे पर, तो ये हो गया अनुग्रह। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए समुद्रगुप्त के बाद जो उनका एक पुत्र था रामगुप्त, मैंने आपको कल भी कहानी बताई थी। चलिए मैं फिर आपको इस कहानी को मैं आज फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए समुद्रगुप्त के बाद जो शासक बना था वो था रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त कमजोर शासक था। इसके बाद इसकी जो युद्ध नीतियां वो थी एकदम बेकार युद्ध नीतियां थी। जब इस रामगुप्त पर शक आक्रमण कर देते हैं, शक जब आक्रमण कर देते हैं तो यह डर देखिए एक तो कमजोर शासक था, दूसरी चीज है इसके अंदर डर ज्यादा था। एक कमजोर आदमी ज्यादा डरता है। ठीक है, इसके अंदर डर भी ज्यादा था। तो इसकी एक पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, इसकी एक पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। सुंदर होने के कारण ही युद्ध हुआ था, क्योंकि शकों ने कहा था कि अपनी पत्नी को हमें दे दो, और पत्नी अगर तुम हमें दे देते हो तो मैं आक्रमण नहीं करूंगा। तो कमजोर रामगुप्त ने तो कह दिया कि हाँ हम पत्नी तुम्हें दे देंगे, लेकिन जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी भाभी नहीं देंगे। और इतनी सुंदर थी क्योंकि रामगुप्त को चंद्रगुप्त सेकंड ही मार देते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ही रामगुप्त को, अपने भाई को खुद मार देते हैं, और उनकी बीवी मतलब ध्रुव स्वामिनी से खुद शादी कर लेते हैं। जब खुद शादी कर लेते हैं और गद्दी पर बैठ जाते हैं, ठीक है, गद्दी पर बैठ जाते हैं और शकों से फिर आक्रमण होता है, तो शक इसमें हार जाते हैं। बुरी तरह उन्होंने शकों को हराया था। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए अब जो रामगुप्त थे, अब रामगुप्त के बाद आते हैं विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य। देखिए विक्रमादित्य इनकी उपाधि है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका नाम है विक्रमादित्य, नहीं, इनका नाम नहीं है, इनका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड और उपाधि है विक्रमादित्य। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए इनका साम्राज्य विस्तार सेम समुद्रगुप्त अपने पिताजी की तरह इनका साम्राज्य विस्तार की नीति रही थी। जब रामगुप्त शासक बन जाते हैं थोड़े समय के लिए, तो लगभग कुछ शक्तियां, मतलब कुछ ऐसे प्रांत होते हैं जो अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। लेकिन जब
चंद्रगुप्त सेकंड शासक बनते हैं तो वो जितनी शक्तियां मतलब जितने प्रांत अलग हुए थे सबको तो पहले इकट्ठा करते हैं, एक केंद्रीकरण सत्ता की स्थापना करते हैं, केंद्रीकरण सत्ता की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्हीं के युग को कहा जाता है कला का स्वर्ण युग, कला का स्वर्ण युग। अब कला का स्वर्ण युग इन्हीं के युग को कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले किस शासक ने रजत मुद्राएं चलाई थी, मतलब चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के? तो ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त सेकंड, क्लिक करना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन अगर कभी आ सकता है, क्वेश्चन आएगा कि उस व्यक्ति का, उस शासक का नाम बताइए जिसने सोने के सिक्के चलाए थे, सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। तो हमारा ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। इन दोनों में ही खेल है। चंद्रगुप्त सेकंड इन्होंने चलाए थे चांदी के सिक्के और चंद्रगुप्त फर्स्ट इन्होंने चलाए थे सोने के सिक्के। याद रखना, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। जो इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेता परीक्षा उसकी ही पास होती है, वरना रटने को तो बहुत कुछ है, नहीं रट पाओगे। बहुत बहुत मोटी किताब है, आप पढ़ के देखिए। ठीक है, अब देखिए इन्होंने सबसे, आप देखें, हाँ इनके में सबसे बड़ी चीज है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि किस गुप्त साम्राज्य में किस शासक के मतलब काल में 9 रत्न थे, तो 9 रत्न चंद्रगुप्त सेकंड के क्वेश्चन में चंद्रगुप्त सेकंड के काल को ही हम कहते हैं 9 रत्नों का युग। 9 रत्नों का युग अगर किसी के मतलब काल को कहा जाता है तो चंद्रगुप्त सेकंड के काल को 9 रत्नों का युग कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन्हीं के शासन काल में एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम था फाहियान। ठीक है, फाहियान आया था। अब देखें, सबसे पहले देखते हैं 9 रत्न कौन कौन से थे। देखिए 9 रत्नों में सबसे पहले बात आती है छड़क की। छड़क जो एक ज्योतिष शास्त्र थे। देखिए यहाँ इनकी कला मतलब कृति लिखी हुई है, जो इन्होंने पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम इधर लिखा हुआ है और इनका नाम इधर लिखा हुआ है। आप आराम से इनको तसल्ली में इनको पढ़ना। ठीक है, 1-2 बार आप तसल्ली से रिपीट करना, आराम से ये रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे है मेघदूत। मेघदूत रचना है किनकी है? कालिदास की। पूछा जाता है कि कालिदास किस शासक के काल में मतलब किस शासक के काल में कवि थे या नाटककार थे? तो हमारा ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, फिर धन्वंतरी आते हैं। धन्वंतरी एक आयुर्वेद थी, आयुर्वेदा। ठीक है, फिर अमर सिंह का नाम आता है। अमर सिंह एक अमरकोश मतलब शब्दकोश, जिसे हम वर्तमान में डिक्शनरी कहते हैं। अगर डिक्शनरी उस समय शब्दकोश कहते थे। ठीक है, अमरकोश की रचना की है अमर सिंह ने। ठीक है, वरामेर देखो, वैद्य संहिता इनकी पुस्तक का नाम है, वैद्य संहिता। वरची इन्होंने व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में भी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक जो लिखी है वो इन्होंने लिखी है। देखिए, अब शंकु ने लिखी है शिल्प कला नाम की एक पुस्तक लिखी है शंकु ने। ठीक है, अब बेताल भट्ट, आपने विक्रम बेताल नाटक देखा आपने? विक्रम और बेताल। ठीक है, जो विक्रम और बेताल पुस्तक मतलब लिखी है ना, विक्रम और बेताल की जो कहानी है वो इन्हीं के ऊपर है। विक्रमादित्य इनका नाम है, विक्रमादित्य इन्हीं से लिया गया विक्रम। और बेताल जो एक मतलब नाटक मंत्र वगैरह फूंकते रहते हैं, मंत्र जो नहीं मंत्र लगाते हैं, उन्हीं का नाम होता है मंत्र मारने वाली जादूगर। ये एक जादूगर थी। ठीक है, और नाटक में उनको भूत बनाया गया है, नाटक में बेताल को भूत बनाया गया। ठीक है, हरिसेन एक कविता लिखते थे, ये कविता लिखते थे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ फाहियान के बारे में भी जान लेते हैं और देखते हैं आगे क्या है। फिर देखिए इसका बचपन का नाम क्या था? कुड। फाहियान के बचपन का नाम था कुड। ठीक है, और यह चीनी व्यक्ति था। सबसे बड़ी चीज है कि कौन पूछा जाता है कि फाहियान किसके शासन काल में आया था, तो ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, और पूछा जाएगा कि यह कहां से आया था, तो यह चीन से आया था। क्या करने आया था? बुद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने आया था। ठीक है, इसका बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम कुड था। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए इसका जो भारत यात्रा मतलब इसका जो वृतांत है, यात्रा वृतांत, इसका हम यात्रा वृतांत कहते हैं, उसमें लिखा है भारत को क्या कहा गया। देखिए
जो यात्रा वृत्तांत है उसमें कहा गया है भारत को मध्य देश, मध्य देश, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कहा गया है, उसमें लिखा है कि भारत मध्य देश, मतलब भारत तो नहीं लिखा, मध्य देश लिखा है। मध्य देश में लोग खुश और संपन्न थे। पहली चीज इसमें लिखा है कि मध्य देश खुश और संपन्न था, ठीक है। और यहाँ के लोग मतलब लहसुन, प्याज और जो मांस, मछली, मदिरा, शराब ये बिल्कुल नहीं करते थे। और यहाँ पर चोरी डकैती बिल्कुल नहीं होती थी। अगर कोई व्यक्ति देशद्रोह मतलब अपने जहाँ पे शासन चल रहा है, या देशद्रोह आप समझते हैं क्या होता है, अगर करता है तो उसका दाहिना हाथ काट लिया जाता था। किसी व्यक्ति पर कोई मतलब फाइनेंशियली कोई मतलब कर नहीं लगाया जाता था उस समय। जो इसमें लिखा है या फायन ने लिखा है अपने यात्रा वृत्तांत में कि यहाँ ऐसा कुछ खास नहीं था, और यहाँ अगर कोई बोलवाला था तो ब्राह्मणों का बोलवाला था। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड तक, ठीक है। अब आगे कल देखेंगे कुमार गुप्त के बारे में, और भी शासक हुए, स्कंदगुप्त और शासक हुए, विष्णुगुप्त अंतिम शासक हुए हैं, वहां तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए आप, कंप्लीट मैं इसमें करा दूंगा, पूरा कंप्लीट इसमें करा दूंगा। गुप्त साम्राज्य के बाद मैं कोई फिर नया टॉपिक उठाऊंगा, ठीक है, क्योंकि परीक्षाएं भी अब नजदीक आने वाली हैं, और फरवरी मतलब जनवरी फरवरी में तो सारी परीक्षाएं हो ही जानी है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।